लेता है और उसके बदले में कुछ एक देना है और कुछ एक कंसिडरेशन है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर ही फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधारित है। तो यदि कोई पैसे नहीं लेता और लौटा देता है, तो फिर उसको जबरदस्ती वो सेवा की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर नहीं लौटाया पैसा, वो अगर नहीं दिया तब तो आएगा। वो तो जिस दिन डिस्प्यूट होगा वो दे देगा कि ले तेरे पैसे वापस, फिर क्या कर लेगा। नहीं तो 30 दिन का समय तो बर्बाद किया ना वो। तो ब्याज दे देगा वो, और क्या कर लेगा। ब्याज से ज्यादा कुछ नहीं। अधिकार बनता है, क्या कर लेगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सिविल केस में क्या होता है बताइए आप। हाँ सर, ब्याज ही दे ये सकते इसमें। हैं, और क्या होगा, नथिंग। हाँ वो तो सर, पैसा दे ये मान के देगा। चलिए। यस, वही तो ए- वो पैसा दे एक देगा कि ले तेरे पैसे रख, 9% ब्याज ले ले, और क्या क्या कर लेंगे आप। ये तो ये जैसे होता है सर, बहुत से ऐसे कोर्ट में कानून में नहीं लिखा, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में मान्य होता है। तो इस मामले में एक बार और जो हम लोग हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्योंकि सूचना का अधिकार जो है उसमें बहुत समय जा लगता है सकते सर, हैं, क्योंकि ऐसा बहुत से जैसे राज्यों में। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इसमें अधिकार बनता है कि नहीं, कंज्यूमर फोरम का, ये अभी भी ग्रे एरिया है। इसमें कोई भी इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी तक नहीं है कि हाँ। ये इसमें सूचना दी जाएगी या नहीं। तो वो ग्रे एरिया है, और उस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट बोले कि इनका अधिकार, क्योंकि 23 जो है ना, सेक्शन हम्म 23 में स्पष्ट लिखा है कि इसमें अपील के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। तो ये नहीं कि आप किसी भी कोर्ट में या किसी भी फोरम पे चले जाए, लोग कुछ राज्यपाल को लिखते हैं, राज्यपाल को कोई अधिकार ही नहीं है आरटीआई मामले में। हम्म। जो एक्ट के मुताबिक ही तो काम करेंगे ना, ये थोड़ी है कि जी कोई सर। भी हो जहाँ पर अधिकार नहीं है, अधिकारिता नहीं है, क्योंकि अगला आदमी तो अधिकारिता को चैलेंज कर सकता है कि इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है इसमें, है ना। सर तो इसे इसमें वो तो देखना मान पड़ता के चलिए, 2005 में जब कानून बना था और 2011 में जनगणना हुई थी पूरे देश की, तो 5 में कानून बना, उस समय भारत की आबादी कुछ और थी। अभी जो कानून अभी जो है 24-25 चल रहा है, अभी आबादी कुछ और है। तो क्या इसमें नहीं लगता है कि सूचना आयोग जो भी एक राज्य में एक होता है, तो कुछ उसको हर जिले में एक आयोग बनाया जाए, ताकि मामले को है। जल्दी से निपटारा किया जा सके। जनगणना से इसका क्या संबंध है भाई। देखो, ये तो संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं ना कंज्यूमर हाँ फोरम में, तो उसमें हाँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी किए गए हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे कानून है, जैसे कि ये एनसीपीसीआर है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल जी। अधिकार संरक्षण आयोग। अब हर हम्म। जिले में होना चाहिए, हाँ। लेकिन वहां पे ये भी अधिकार दिया गया जुडिशियरी को कि वो चाहे तो किसी सेशन जज को ही नामित करे। तो कई जगह पर है कि जो सेशन जज, चूंकि एक ही होता है, हम्म तो जरूरी नहीं कि वो दो सेशन जज बनाए। तो सेशन जज हम्म जो होता है तो उसी को एनसीपीसीआर में वो घोषित कर देते हैं। अब वर्कलोड कितना है, वो करना है कि नहीं करना है, तो ये हर जिले की परिस्थिति अलग अलग होती है कि बच्चों के अधिकारों का कितना उल्लंघन हो रहा है, और इसके लिए अलग से एक सेशन जज देना है क्या। तो यदि नहीं देना है, तो वो उसमें ये कर सकते हैं कि जो सेशन जज है उसी को बोल दिया है कि भाई एनसीपीसीआर के या बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी काम आप ही करेंगे, तो इस तरह से कर दिया जाता है। तो ये कहाँ पर आवश्यकता है, कितनी है, तो ये जो होता है ये हर इसका जो जस्टिस होता है ना, नॉर्मली तो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हम्म मामले में। बाकी हम्म मामलों में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो अपना वर्कलोड देखता है कि मेरे पास कितने जज है। जैसे लखनऊ में उस टाइम 2004 में 68 जज थे, तो देखता है हम्म कि 68 जजेस है, तो इसको क्या क्या वर्कलोड देना है, और इतनी अदालतें हैं और इतने ये केसेस है, तो इसको किस किस को क्या वर्कलोड दिया जाए। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो या तो अपने आप को ही नामित कर सकता है कि भाई वो हाईकोर्ट से ऑर्डर करा लेगी इसको, जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी सेशन जज नामित किया जाता है, तो वो भी केसेस वही देख लेता है। साल में एक दो केस आते हैं या कुछ 5-10 केस आते हैं, उसके लिए अलग से एक आदमी तो रखेगा नहीं कि सेशन जज रैंक का दूसरा आदमी खड़ा कर दे वो। तो कहाँ कितनी हम्म। रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो निर्णय होता है। तो पार्लियामेंट यदि करे इसमें तो ही वो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें जिला स्तर पर आयोग बनाया जाए। केवल आयोग की बेंच को लेके कितना विवाद हुआ था आपको मालूम होगा। हम्म। आयोग की जो बेंच बनाई जा सकती है कि नहीं, उसमें भी पहले ऐसा था कि आयोग बेंच नहीं बना सकता है, बाद में निर्णय हुआ कि यस आयोग बेंच बना सकता है। तो ये इसमें भी इतने साल लग गए, अब जाके बोला है कि बेंच गठित कर सकते हैं। तो कुछ जगह पर सूचना आयोग ने बेंच बनाया, तो बेंच बनाने में जो इतनी प्रॉब्लम आती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अदालतें करना, और दूसरी बात डिस्ट्रिक्ट लेवल की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सब कुछ वर्चुअल हो गया है। अब तो कोई किसी को कहीं से कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा ये 31 दिसंबर 2023 के बाद वर्चुअल हो गया है आयोग। तो इसमें ये देखा जाना चाहिए कि इसकी आवश्यकता भी है या नहीं है। बेंच तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी बना नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट की भी सर 4 बेंच होनी सीआईसी चाहिए, अभी तक व्यवस्था नहीं बहुत हुआ टाइम से है। चल रहा है। हाँ, सीआईसी अभी तक सीआईसी नहीं भी, हुआ है सर। सीआईसी की अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंच नहीं बनी अभी तक, 4 मेट्रोपॉलिटन। ये प्रस्ताव था कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, न्यू ये मद्रास में, चेन्नई में होनी चाहिए, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी 4 बेंचेस अभी तक नहीं बना रहा है। तो ऐसे में वो जिला की मतलब आरटीआई की वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 700-800 जिले में बना देगा, ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी लग रही है। जो आयोग है वही ठीक से काम करे, अगर यही बहुत बड़ी बात है। आयोग अगर गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन हेयरिंग करे तो इतना ही काफी है यस यस, एपिलेंट के लिए। इतना ही काफी है। यस, अभी तो कि डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे बनाना तो वेस्ट बंगाल में बहुत चल दूर रहा दूर है, की बात लेकिन है। ये खुशी की बात है। वेस्ट बंगाल में Recording आपको stopped. वेस्ट बंगाल में आपको कई कहीं भी जिले तो जाना ऐसे नहीं बने है। हुए हैं कि कई जिले तो ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ पर अभी तक जिलाधिकारी और एसपी तक के कार्यालय नहीं बने। डिस्ट्रिक्ट जज का आप देखिए, राजस्थान में कितने 12 जिले खत्म कर दिए अभी, क्योंकि वो केवल मतलब जिला बनाने से विकास हो जाएगा ऐसा नहीं, करोड़ों का खर्च होता है वहां पे। Recording in progress. जिलाधिकारी का कार्यालय बनाना है, एसपी का कार्यालय बनाना है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट वहां पे बनाना है, तो ये इसमें करोड़ों रुपए का नहीं खर्चा होता है। सर, तो केवल सॉरी जिला बना सर, देने से विकास हो जाएगा ये आवश्यक सॉरी नहीं सर, है। आई बेग टू डिफर विद यू। ये फाइनेंस हम्म। का समस्या नहीं है, ये इच्छा का समस्या है। रेवरी शिक्षा का बांटने में समस्या सर, फाइनेंस कभी पैसे की नहीं होता समस्या है। नहीं है सर। ये पैसा का नहीं, समस्या का बात नहीं है, ये मन नेशनल का नॉर्म्स भी इच्छा होते का हैं कि नेशनल ऑनेस्ट नॉर्म्स विल होते नहीं हैं है। कि कितने किलोमीटर आपका एरिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। ये भी नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हर एक गांव को जिला बना दे, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। तो उसमें ये होता है कि एक जो नॉर्म्स होती है कि कितने किलोमीटर आपका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो ये देख के टाइम टू टाइम, और फिर उसमें सेंट्रल का भी कॉन्करेंस होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती कि जिले बना दे, तो सेंट्रल को भी प्रस्ताव भेजना पड़ता है, और फिर वो कॉन्करेंस जब होता है तब जाके जिला बनता है। और जिले में फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, ऐसा भी नहीं कि केवल बन गया तो वहां पे सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राजधानी विभाग जो उत्तराखंड में हुआ है, गैरसैंण को बनाना था, इट इज नॉट इवन ए डिस्ट्रिक्ट प्लेस, तो राजधानी आयोग की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। तो उसमें भी रिपोर्ट जब आई तो पीआईओ ने भी उसमें पब्लिक नहीं की थी, और 25,000 पेनल्टी हो गई थी मुख्यमंत्री के पीआईओ को उस मामले में, कि बाद में रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। लेकिन उसमें फिजिबिलिटी स्टडी जब किया उन्होंने, तो देखा कि ये सब चीजें पॉसिबल है नहीं, कि मतलब जो उसमें अर्थक्वेक प्रोन जोन है, या फिर उसमें दूसरे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, हेलीपैड नहीं है। तो पहाड़ी एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट तक नहीं है, उसको यदि राजधानी बना दिया जाए, तो उसमें 1,000 करोड़ का लगभग खर्च प्रस्तावित था। 1,000 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या होती है। आप देखिए 1971 में जब चंडीगढ़ हुआ, चंडीगढ़ को लेके कितना हिंदू सिख विवाद हुआ था। बाद में फिर इंदिरा गांधी को ये सॉल्यूशन निकालना पड़ा कि चंडीगढ़ को एक कंबाइंड वो राजधानी बना दिया गया, और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जबकि 1,000 करोड़ रुपए हरियाणा को उस वक्त देने के लिए इंदिरा गांधी तैयार थी। तो 1,000 करोड़ में हरियाणा वो लेने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हमको चंडीगढ़ ही चाहिए। चंडीगढ़ का एरिया जब कम होने लग गया, तो वहां पे फिर जो ट्राई सिटी बन गया, उसमें ये दूसरे दो, मतलब इट एक्सपांडेड इनटू पंजाब, एक्सपांडेड इनटू हरियाणा ऑल्सो। और अभी भी ये व्यवस्था चल रही है कि वहाँ 2 मुख्यमंत्री, 2 राज्यपाल, 2 सचिवालय, और चंडीगढ़ में सब कुछ 2-2 है ना। तो और उसको खुद यूनियन टेरिटरी रखा है, तो इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीआईसी। तो इस तरीके से वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे बनाना पड़ा। तो ये सर, मामले इतने सरकार आसान नहीं जो होते कि पैसा केवल पंच से ही हो जाए। जारी करती है सर, 1 मिनट से सुना जाए। सरकार जो पैसा जारी करती है ग्राम पंचायतों के अंदर में, पंचायत समिति के अंदर में, या जिला परिषद के अंदर में विकास करने के लिए, क्या वो पैसा भी तो खर्च नहीं कर पा रही है? हमारे बिहार में 2015 से लेकर के 2025 तक, 14वां वित्त आयोग से लेकर 15वां वित्त आयोग तक, दोनों मिलाकर के हर ग्राम पंचायत में तकरीबन 400 करोड़ रुपए पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक आए। एक ग्राम पंचायत में 400 करोड़ रुपए खर्चा अगर हो जाए, तो ग्राम पंचायत की क्या स्थिति होगी? लेकिन क्या बिल्कुल हो, यही बात है कि इसमें वो खर्च नहीं होता, और चूंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो अगले बार फिर सरकार ग्रांट्स कम कर देती है कि भाई यहाँ पे तो पैसा जितना दे रहे हो वही खर्च नहीं हो रहा है। और फिर बिल्कुल खर्च प्रॉपरली हो, इसीलिए तो आरटी एक्ट बना है कि सब लोग विजिलेंट रहे और देखें कि हमारे पंचायत में वगैरह पैसा जो है वो किस तरह से खर्च हो रहा है। खर्च हमारे नहीं हो पा बिहार रहा में है। सर 3-3 साल लगते हैं आरटीआई से एमपी लैड का सूचना लेने में। सिचुएशन आप 3 साल देखिए। कौन इंतजार करेगा? एमपी लैड में आप देखिए 2 करोड़ हर एमपी को दिया था कि अपने क्षेत्रों में वो खर्च करवाए, बाद में बढ़ा के 5 करोड़ किया। लेकिन यूटिलाइजेशन देखो कि कई एमपी है कि अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसके विकास के लिए जो पैसा खर्च करना है वो तक कर नहीं पाते हैं। ये एमपी लैड स्कीम का हाल है। तो इसलिए ये कि वो केवल बजट की समस्या नहीं, उसका जो यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए, है ना, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ये आरटीआई में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इसमें सर एक और चीज मैं जोड़ना चाह रहा था। हेलो।
आपकी आवाज कट रही है भाई। आपका आईफोन आवाज ठीक कीजिए, आवाज ठीक नहीं है। और नाम आपको रीनेम कर दीजिए, आईफोन लिखा हुआ है, कौन बोल रहा है ये आईफोन वाला? नाम, अपना नाम रीनेम कर दीजिए उसमें जूम मीटिंग में जाके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। नहीं, आवाज कट रही है भाई आपकी। हाँ, भरत पंड्या जी है गुजरात से, हाथ ऊपर कर रहे हैं। भरत पंड्या जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आदरणीय सभी वरिष्ठ सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। सर, मेरा ये प्रश्न है कि सर, मैंने एक तहसीलदार विभाग में आरटीआई आवेदन किया था। उस आवेदन में मैंने तहसीलदार कार्यालय जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज दिन तक जो भी अधिकारी आए हैं उनका कार्यकाल और उनके नाम की सूची मांगी थी। जवाब में तहसीलदार विभाग ने सर मुझे 2019 से जो नवनिर्मित कार्यालय किया है उसकी सर मुझे जानकारी भेजी है, जो अभी 2019 से शुरू हुआ है आज तक। उसके बाद मैंने सर उनके प्रथम अपील अधिकारी जो हैं, जो डेप्यूटी कलेक्टर और एसडीएम साहब है, उनको मैंने प्रथम अपील एक किया। और उन्होंने सर, प्रथम अपील अधिकारी ने यह आदेश दिया कि सर आपका कार्यालय जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं सर। उन्होंने मुझे ऑर्डर भी भेज दिया है, अभी आ गया है हाँ मेरे जी, हाँ जी पास। भाई। तो सर उसके अभी मेरे मेरे द्वारा जो मांगी गई ये सूचना है, ये तो सर पब्लिक इंटरेस्ट वाली है, ये तो सार्वजनिक है, सबको उनको देनी होती है। हाँ, ये मिल भी जाती है। और जनरली ऐसा होता है कि देखो, हर ऑफिस में है ना, बोर्ड लगे होते हैं। बोर्ड पे जो भी अधिकारी बैठा, उसके पीछे उसके जो भी पूर्ववर्ती अधिकारी हुए, तो उन जी। सब के नाम और कब से कब तक कार्य किया है ना, तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है और ये मिल जानी चाहिए। और चूंकि फर्स्ट अपील अधिकारी ने निर्णय ले भी लिया है, तो जी। उसमें अब जो लोक सूचना अधिकारी है उसको आप वो ये करिए, रिमाइंडर भेजिए कि भाई ऑर्डर हुआ है और इसका अनुपालन करिए, और ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो आपको मिल जानी चाहिए। उसमें कितने दिन में सूचना देना, ये कुछ लिखा था अपीली अधिकारी ने? जी सर, उनको 10 दिन का टाइम दिया था, अभी 20 दिन हो अच्छा, गए 10 दिन। उन्होंने मुझे हाँ, तो सूचना कोई बात दी। नहीं। जी ठीक है, जी आप सर। रिमाइंड करा दीजिए। आप रिमाइंड नहीं, करा दीजिए तो मिल जानी चाहिए। इसमें सर क्या हुआ है, मैं आपको बताना हम्म, चाहता हूँ कुछ। सर, हम्म, इसमें ये हुआ कि मैं तहसीलदार विभाग में, अभी मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया इसलिए मैं गया वहां पे। अच्छा, और ओके। तहसीलदार साहब को मैंने पूछा कि सर आपको प्रथम अपील अधिकारी का ऑर्डर मिल गया है तो भी आप मुझे हम्म, जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी सर हम्म, उनका ये एक्चुअली ये तहसीलदार विभाग है, वर्ष 1958 से कार्यरत है यहाँ पे। ओके। तो अभी सर वो मुझे मुझे ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो 2004 से ही जानकारी उपलब्ध है। तो हम्म, सर ये कैसे हुआ सर? कि वह, और फिर मैंने वहाँ अपने कुछ जान पहचान वाले भी थे, उन अधिकारी से बात की। तो हम्म। उन्होंने मुझे सर ये बताया कि 1958 से लेके आज दिन तक का लिस्ट इनके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये तो काफी साल पुरानी ऑफिस है। और अगर उनके पास काफी नहीं है तो सारे आप जो। उससे जी। उससे वरिष्ठ अधिकारी या कलेक्ट्रेट, वहां से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होंगी तो उनके वरिष्ठ अधिकारी के पास होंगी, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो कार्यालय बनाए तो उसमें पुरानी सभी फाइलें ट्रांसफर की जाए या पुराना रिकॉर्ड भी हो, लेकिन जो कलेक्ट्रेट है वो उससे भी पुराना होगा, तो उनके पास डेफिनेटली वो जानकारी होंगी। तो आप दूसरे कार्यालय में भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है उससे वो सूचना मिल जाए। सर, समस्या यही है कि जब भी जहाँ से मांगते हैं तो उनके ही विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं हमारी अब। हाँ, वही वो, हाँ, जिनके पास हो, उनके जो संज्ञान में हो उसके अनुसार ही वो फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि वो भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि वो मिल जाए। तो हम्म। सूचना न देने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा ना, मान लो डिक्लेयर कर दे 2F में कि भाई हमारे कार्यालय में नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। भाई उनके कार्यालय में नहीं है तो वो कहीं से वो तो कार्यालय जब से बना तभी से अपने पास रखेंगे। तो जिसने कार्यालय बनाया वो तो जिलाधिकारी कार्यालय होगा, तो जिलाधिकारी के पास तो जरूर होनी चाहिए। तो आप वहां पर भी आरटीआई लगा के ट्राई कर सकते हो सकता है आपको जिलाधिकारी कार्यालय से मिल जाए ये सूचना। सर, मैंने ये प्रथम अपील अधिकारी जो डेप्यूटी कलेक्टर और एसडीएम साहब थे उनको भी यही बताया। मैंने बोला कि ये आपको रिकॉर्ड ये मेंटेन नहीं किया है कि क्या है, तो उन्होंने भी ये पूछा। तो फिर हम्म, वो मैं भी उसमें प्रथम अपील में गया था वहां पे उनके ऑफिस में। तो हाँ जी। वो एक दूसरे के सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जवाब तो उनके पास हाजिर होता नहीं है। अभी उनको ही हम्म, पता नहीं है कि ये किसी ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, हमारे पास है हम्म, नहीं कि क्या है। हम्म। अभी उनके अधिकारी को भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्या एक्चुअली इसमें हकीकत नहीं, क्या वो है। तो ऐसा, वो क्या होते हैं, एक्चुअली ट्रांसफर होते रहते हैं। ये हम्म। सबसे जो प्रॉब्लम आता है वही सॉल्व करते हैं, उनके पास भी इतने सारे विजिटर्स और इतना काम आते रहता है। तो उसमें चूंकि अब उन्होंने अपने लेवल से ऑर्डर कर दिया है, और फिर हम्म। वो
जानकारी का वैसे करेंगे क्या क्या उसी तहसीलदार हो जिनके सब नाम मिल भी गए तो अब तो गैजेट में होता है, राजपत्र में आप अपना जो गैजेट जहाँ पे होते हैं उस पे पब्लिक गैजेट में भी ये छपते रहती है। तहसीलदार तो गैजेटेड ऑफिसर होता है, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड होता है। तो ये भी आप अभिलेखागार या जहाँ पर रखे होंगे पुराने रिकॉर्ड्स वहां से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो ओके। सूचना का करेंगे क्या, तहसीलदारों के नामों की लिस्ट लेंगे, क्या करना है इस ना, पे कोई सर स्पेसिफिक एक्चुअली कोई इशू है? ये सर मैंने काफी सारे पुराने रिकॉर्ड मांगे थे, तो वो अभी बोल रहे हैं कि हमारा तो का जो ऑफिस है वो 2019 से ही शुरू हुआ है, तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर मैंने वो हाँ लिस्ट मांगी थी कि आपका कार्यालय कब से शुरू हुआ है, आप उसकी मुझे सूची दीजिए। ये तो वैसे तो मैंने काफी सारे आपने जैसे अभी मुझे बताया वैसे सभी ऑफिस में लिस्ट लगा हुआ ही होता है, लेकिन हाँ इनके ऑफिस में है ही नहीं सर, यही बात है। उनके हाँ, तो अधिकारी नया जो ऑफिस बना होगा, नया ऑफिस बना होगा या स्थलांतरित होगा तो जरूरी नहीं कि पुराना रिकॉर्ड सभी वो ट्रांसफर करे या फिर वो रिकॉर्ड रूम में जमा कर देते हैं जो उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डे टू डे बेसिस पे जितना आवश्यक होता है उतना ही ट्रांसफर करते हैं। कई बार ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना, जैसे कि जिले का मुख्यालय बदल गया हमारे यहाँ, जैसे स्टेट दूसरा बन गया तो लखनऊ से जो है ट्रकों में पूरा फाइलें वाइलें सब देहरादून ट्रांसफर हुई थी उस टाइम जब राज्य बना था 2000 में। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम जरूरी नहीं कि पुराने रिकॉर्ड्स भी सब रखे जाए या उसको ये किया जाए, तो वीडिंग आउट वगैरह भी करते रहते हैं कई बार। तो इसलिए आप जो काम की सूचना है ना उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन की कोई आपके लिए आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई डिस्कवर करे या पूरा वो ढूंढ के निकाले, है ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के भी लिए। और अल्टीमेटली अच्छा मिल भी जाए तो आप कर कुछ नहीं लेंगे, सूचना मिल के फायदा कुछ नहीं है उसका, है ना। तो इसलिए जो काम की बात है जो वहां से ये किया जाए कि क्या आपको क्या समस्या है और क्या आपको सूचना चाहिए एग्जैक्ट, उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, रादर देन की जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कि कौन कहाँ पे क्या है, कौन कब ट्रांसफर हुआ, कब किसका पोस्टिंग हुआ, और नाम वाम मिल भी जाएगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। और सर इसमें ऐसा है कि जो विधानसभा और लोकसभा को जो सूचना दी जा सकती वो हम सभी सूचना लेने के लिए हम पीआईओ साहब देने के लिए बाध्य है, ऐसा है सर? ऐसा देखो एक्ट में तो लिखा है, लेकिन अब वो एक्ट में जब संशोधन हो गया है, और दूसरा है कि उसमें उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। आम जनता जो है वो प्रश्नात्मक सूचना यदि है तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पीआईओ बाध्य नहीं है, वो केवल जो डॉक्यूमेंटेड है मटेरियल फॉर्म, जो भौतिक रूप में सूचना है वही सूचना है ना। तो इसलिए ये फर्क पड़ता है एमपी एमएलए के अधिकार और आम जनता के अधिकार में। तो वहां पे ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सूचना जो भी आप मांगते हैं ना वो भौतिक रूप में उपलब्ध होनी चाहिए कार्यालय में। सपोज वो सर्टिफाई कर देते हैं कि भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है तो 2F में वो सूचना ही नहीं है, और सूचना ही नहीं है तो सूचना का अधिकार भी नहीं है ना। अच्छा सर। भौतिक रूप में वो सूचना होनी चाहिए, ये आरटीआई एक्ट का मेन चीज है, मटेरियल फॉर्म, क्योंकि उसमें हेल्ड है ना, धारित शब्द लिखा गया है, तो जो धारित है वही सूचना है, जो धारित नहीं है वो सूचना नहीं है। जबकि एमपी और एमएलए के जो अधिकार होते हैं ना, इसमें उनको ज्यादा अधिकार होते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। फिर जिसमें मंत्री का सदन में रहना मौजूद है वो तारांकित होते हैं, जिसमें मंत्री का आवश्यक नहीं है सदन में रहना तो वो अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो एमपी एमएलए के जो अधिकार होते हैं ना वो अलग होते हैं, दे आर फार हायर बेटर देन आरटीआई। जो पब्लिक का जो अधिकार है वो लिमिटेड है, क्योंकि भौतिक रूप में जो सूचना धारित है वही वो दे सकता है। तो ये दोनों में इसमें फर्क है। इसमें ठक्कर सर एक तो बात हम्म, कहना जरूरी है हमको, जो समझ में आ हम्म, रहा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 2 मई 2024 का, पिछला साल का 2 मई का है। केस नंबर है आपका 6034/2024 एंड CM अपील 25029/2024। इसमें हम्म, 10 और 11 नंबर पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पीआईओ ये हम्म, नहीं बोल सकता मेरा पास नहीं है या भलूमिना साहब बोल के हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इसमें हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला है, I quote, that the information might not be available at one place cannot be the reason to deny such an information. Efforts have to be made by the department to collect the information and then give it to the respondent. मतलब यहाँ appellant हो, information का जो भी हो। Next point, paragraph number 11. The object of the RTI Act is to ensure transparency in the functioning of the departments, and this cannot be thwarted by the state government on the ground that voluminous information is being sought, and therefore the information cannot be provided. The government also cannot deny information on the ground that it will take time to collect the information. ये तो कौन सा हम का आदेश है? 2024 का है सर, 2 मई का है। अच्छा 2024 का है।
हाँ, कौन से हाई कोर्ट का? दिल्ली हाई कोर्ट है? दिल्ली हाई कोर्ट, हाँ दिल्ली हाई कोर्ट का। अच्छा, अब सेवा लिख का लीजिए काम होता है। हाँ अब ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए आप, या हाँ, हम साइटेशन लिख कर देंगे। दीजिए। हम पहले एक बार किया था शायद, अच्छा, ठीक है हम ग्रुप कर में देंगे पोस्ट कीजिए इस आदेश ओके को। ओके। हम कर देंगे, कर देंगे। एक बार पहले किया था इसको। अच्छा अच्छा, तो इसमें ओके ओके। हमको भी कुछ लाभ मिला है। हम भी इसको अच्छा। हमको डिनाई किया था, बोलता मेरा पास नहीं है। हम्म, हाँ ठीक है, आपके हम्म, पास जब नहीं है तो आप पैराग्राफ 10 और 11 को मैंने साइट किया था, ये ऐसा ऐसा ऑर्डर हम्म, है, आपको जुगाड़ करके हमको देना होगा। हाँ, इसलिए आप टाइम ले सकते हैं। अब हमको चिट्ठी दीजिए जो हमको 1 महीना टाइम लगेगा, 2 महीना टाइम लगेगा, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते जो मेरा पास नहीं है बोल के इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। हम्म, हम्म, ये साफ साफ लिखा है यहाँ। अगर ऐसा करते हम्म। हैं तो आप डिफॉर्मेशन फेस करना होगा आपको। वैसे उस केस में सूचना क्या मांगी गई थी? उसमें सूचना मांगी गई थी, टीचर का कुछ सैलरी का ये था। हाँ, हम बता देते हैं आपको। RTI application seeking information as to in how many cases the aided school branch Department of Education has taken action against the teacher for taking private tuitions in the state of Delhi. It is stated that the Department of Education transferred the application of the respondent to the concerned public information officer PIO of all district. हम्म, मुद्दा था ये, आप जो प्राइवेट ट्यूशन करने के कारण कौन कौन टीचर का अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है, इसका हम्म, नाम पूछा था एप्लीकेंट ने। ओके। उसको डिनाई किया था, उसको लेके फर्स्ट अपील सेकंड अपील में डिनाई, CIC डिनाई किया था। उसका बाद आपका दिल्ली हाई कोर्ट में किया केस। उसका बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। ओके। तो सर इसको एक हमको इसका रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैंने इसको हम बताया सबको नॉलेज के लिए। जे आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अगर कोई आपको डिनाई करता है जे नहीं मेरा पास नहीं है बोल के इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा मेरा साथ भी 2 4 बार हुआ है। लेकिन मैंने जब इसका साइट किया है फर्स्ट अपील में, तो फर्स्ट अपील ने सीधा ऑर्डर दे दिया उसको, जो नहीं देना ही होगा, आपको पास नहीं है ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, टाइम लेके जुगाड़ करके दीजिए, लिखा है जुगाड़ करके देना होगा आपको। अगर इस ऑर्डर के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में, या आप अपर बेंच में जाइए। यस। सर तो दिल्ली हाई कोर्ट केस नंबर बता सकते हैं संबंधित क्या? ऑर्डर सर संबंधित ऑर्डर ग्रुप में डालिए जिससे कि हम उसको निकाल सके। हाँ हाँ, हम डाल देंगे। हम पहले एक बार डाला था, लेकिन वो बहुत पुराना था, मतलब जून जुलाई, पिछला साल जून जुलाई में डाला था एक बार। इसको एक लेके बार चर्चा केस हो नंबर रहा था बता उसमें। दीजिए विश्वास सर। एक बार केस नंबर बता दीजिए। हाँ लिखिए, हम बता रहे हैं। सर WP ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में सबसे अच्छा। चैट बॉक्स में डाल दो। अच्छा ठीक है सर, देते हैं, ओके। चैट बॉक्स में टाइप सर कर दीजिए, एक और तो सवाल, बाद में सर अभी सब। आपने जो बोला था प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक जो हाँ शब्द का यस। प्रयोग किया था, हाँ तो यस। हमारे बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 जो कानून बना था, उसमें निरीक्षण पर्यवेक्षण नियमावली 2014 में लागू हुआ था, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हर महीने एक ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण पर्यवेक्षण करना है। वो निरीक्षण प्रतिवेदन अपने वरीय 2 पदाधिकारी को भेजना है। अनुमंडल पदाधिकारी को कम से कम 3 महीने पर 2 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है, और उनको भी 2 वरीय पदाधिकारी को निरीक्षण पर्यवेक्षण भेजना है, जैसे DDC और DM साहब को। तो मैंने इसी पर एक सूचना मांगा था अनुमंडल पदाधिकारी से। तो मैंने मांगा था सूचना उसमें कि आपने साल कितने साल के अंदर में, मतलब 1 साल का ब्यौरा मांगा था, इस 1 साल के अंदर में कितने ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण पर्यवेक्षण किया है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने मुझे जवाब में जो लिख कर भेजा कि आपका जवाब सवाल जो है प्रश्नात्मक है, उसे दिया नहीं जा सकता। लेकिन ये कानून जब बना तो उसमें निरीक्षण पर्यवेक्षण का ये प्रश्नात्मक तो हुआ नहीं, वो तो उनको रखना है संचिका, नहीं, और ऐसा नहीं उसमें, बड़ी नहीं पदाधिकारी ड्राफ्टिंग को करते भेजना भी है। नहीं, ड्राफ्टिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखो कई बार पीआईओ ऐसा करते हैं। आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त क्या करिए कि क्वेश्चन मार्क यूज मत करिए, फुल स्टॉप यूज करिए। ठीक है। दूसरा, आप WH क्वेश्चन मत पूछिए। WH मतलब हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, वेयर, ऐसे प्रश्नों यूज मत करिए। आप ये लिखो कि जैसे ये पंचायत राज अधिनियम की धारा अंतर्गत इतने तारीख से इतने तारीख तक किए गए संपूर्ण निरीक्षणों की सूची। अब ये सूचना हो गई, अभिलेखात्मक मांगी है ना। मतलब आप यदि उसमें प्रश्नात्मक यदि करेंगे तो क्या होगा कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। हालांकि इसमें भी इंटरप्रिटेशन में केस लॉ आपको मिल जाएगा कि प्रश्नों का उत्तर यदि किसी अभिलेख में है तो वो अभिलेख देना पड़ता है, वो देना चाहिए RTI में।
लेकिन क्या होता है कि पीआईओ कई बार इसको वो करते नहीं और प्रश्नात्मक बोल के मना कर देते हैं, जबकि केवल प्रश्नात्मक होने से सूचना को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आरटीआई एप्लीकेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि डोंट यूज WH क्वेश्चन एंड डोंट यूज क्वेश्चन मार्क और ऑल, समस्त ऐसे शब्द यथासंभव यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है वो वॉल्यूमिनस करके फिर मना कर देते हैं, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि ये कितने पेज या कितने हजार पेज की हो सकती है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक है वो आप यदि चिन्हित करेंगे कि जैसे एक है, आप तारीख लिख दिया कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक का 1 साल का सूचना मुझे चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता है। और वो अभिलेख मांगो तो वो मिल सकता है। तो उसमें आप यदि प्रश्न पूछेंगे फिर, क्योंकि एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है ना, इसमें वो पढ़ेगा नहीं। जैसे उसको बहुत सारे हजारों पेज पढ़ के सूचना ढूंढ के निकालनी है, तो वो पीआईओ का काम नहीं है, वो कर भी नहीं सकता 1 महीने में। तो इसलिए जहां पर एनालिसिस और विश्लेषण का सवाल आता है, उसके बजाय आप अभिलेख का नाम दे देंगे, वो आपको पूरा की पूरा फाइल उठा के दे देगा कि ले भैया तू 200 पेज की फाइल लेके पढ़ तू। उसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है ना, वो दे देगा आपको। लेकिन यदि आप बोलो कि तू ढूंढ के मेरे लिए चीज निकाल दे, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेसिफिक चीज को ढूंढना। ये तो एनालिसिस कोई ज्यादा भी इंटरप्रिटेशन तो नहीं का है सर, मैं खेल 3 बन महीने जाता है। में 2 पर ग्राम पंचायत पे करना है उसको, मान के चलिए 1 साल में जो भी 4 है बार वो उसको करना है। हाँ, फिर भी आपको ड्राफ्टिंग में अपना ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें हाँ, तो मैंने प्रश्नात्मक या ड्राफ्टिंग WH लिख कर क्वेश्चन भेजा मत था, मांगो। परीक्षण पर्यवेक्षण नियमावली 2014 के तहत, ये लिख नहीं, करके लेकिन आपने तब मैंने कितने मांगा। नहीं, लेकिन आपने कितने प्रश्न पूछे? देखो, आप कानूनी प्रावधान तो आप सुप्रीम कोर्ट वाला लिखो, संविधान लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जब प्रश्नात्मक यदि आप पूछेंगे तो प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए बाध्यता हो जाती है, और वो प्रश्न का उत्तर देने की बजाय आपको फोटोकॉपी दे सकता है, क्योंकि सूचना हाँ। का नियम यह है कि भाई जैसी सूचना है वैसी दी जाए। तो प्रश्न का उत्तर देने से वो बचते हैं, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर में वाद विवाद में उतर जाने का ये रहता है संभावना। तो किसी भी चीज पे वो टीका टिप्पणी नहीं करेगा। जैसे आप बोलो ना कि आपके मुख्यमंत्री भ्रष्ट है या नहीं है, वो ये सूचना नहीं देगा। बोलेगा तू मुख्यमंत्री के परचेज के पूरे डिटेल ले ले और खुद ढूंढ के निकाल के भाई मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है ना, वो दे देगा। लेकिन आप बोलो कि भाई तू मुख्यमंत्री भ्रष्ट है कि नहीं, इसका जवाब दो, ये जवाब नहीं देगा वो, है ना। तो इसलिए प्रश्नात्मक सर लिख दीजिए, इसका यानी कि इस अभिलेखात्मक मांगिए। गोवा हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। चेल्सा पिंटू केस में गोवा हाई कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है, आरटीआई एप्लीकेशन में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये बहुत पुराना केस है, चेल्सा बहुत मतलब फेमस केस है। हाँ, और तो सुप्रीम आप कोर्ट का भी ये सवाल नहीं खानापुरम पूछने के लिए गंदैया नहीं केस है, बोला, और भी उसने कई केस ऐसा है हाँ, ना। सवाल नहीं तो पूछने उसमें पे बोला है सुप्रीम कि कोर्ट वो ने भी क्यों 2-3 बार इस जैसे तरह कि के इसका कोई जजमेंट दिए हैं। आधार नहीं आपको है। सुप्रीम कोर्ट घुमा से के 2-3 केस पूछना दिए। होगा। एक्चुअली नहीं हम तो देखा, मैं अभिलेखात्मक घुमा के अपना नहीं, एक अभिलेखात्मक स्पष्ट अभिलेख का नाम लिखिए, किस कागज में ए, किस फाइल में हो सकता है ना। हाँ, अभिलेख का नाम बताइए। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैंने ऐसा करके लिखा है, ग्राउंड आउट फाइल लोटिंग दे दीजिए हमको, उसमें सब कुछ मिल जाएगा हमको। यस यस। तो फाइल इसे लोडिंग में सब कुछ मिल अभिलेखात्मक जाएगा। मांगिए, अभिलेखात्मक हाँ मांगिए, आप प्रश्नात्मक मत मांगिए। हर हाँ कागज का हाँ नाम होता है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, सस्पेंशन लेटर है, टर्मिनेशन लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, हर कागज का नाम होता है कुछ। तो नाम से मांगिए कि ये चीज मुझे चाहिए। आप उसमें ये पूछोगे कि और उसका एक चीज एनालिसिस देखना, हम इंटरप्रिटेशन लोग ये को वो और एक ऐसा कर चीज सकते हैं ध्यान नहीं कर में सकते, तो उसमें कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, फोटोकॉपी करके तुरंत दे देगा वो आपको पीआर। हाँ, एप्लीकेशन इसलिए आप करने के उसको टाइम में हम लोग आप को उसका और एक चीज टेस्टिंग मत ध्यान में करिए। रख। आपको उसका एग्जाम नहीं ले रहे कि पढ़ के आपके लिए वो सैकड़ों पेजेस से हजारों पेज का एनालिसिस करके आपको देगा, ये संभव नहीं है। फोटोकॉपी मांगो तुरंत दे देगा कि ले भैया तू 500 पेज है, ले जा फाइल, तो फोटो कॉपी करके दे देगा ना। उसका काम उससे ज्यादा नहीं होता है। अब आप उसका हाँ, अर्थघटन और वाद विवाद अब करने लग जाओगे, वो उसमें कोई पीआईओ नहीं पड़ेगा कभी। अब जब उनके पास है ये नहीं तो देंगे क्या सर, इसीलिए तो वो वो अलग बात प्रश्नात्मक है, वो और कुछ वो सर्टिफिकेट आप उसका लिख वो वो उसका है, नहीं है, उसका तो चिंता सर्टिफाई आप कर मत देंगे कीजिए। 2F में। वो 2F में लिख देगा इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सर है, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो सर्टिफाई कर देगा कि मेरे पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन डज ऑर्डर नॉट का एग्जिस्ट, मिस है यूज ना। हो रहा है सर, ऑर्डर को मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। गलत है ये जो आप लोग कह रहे हैं, वो गलत है। उस ऑर्डर में ये बात नहीं है कि आप प्रश्नात्मक नहीं पूछ सकते। वहां पे ये मैटर था कि सामने नहीं, वाले ये ने तो जो जगह जगह जानकारी पर चाहिए लिखा है, थी। ये तो आपको चाहे मैं लिखते, अरे चाहे चेल्सा लिखते पिंटू नहीं, सीआईसी वाला के आप मेरी बात निर्णय ले मुझे भी लीजिए। रखने दीजिए इसमें हाँ, कि सीआईसी का उस बहुत निर्णय विषय है, में, सैकड़ों निर्णय है। उस सेल्सा पिंटो वाले में क्लियर कट कहा था कि जो सामने वाले ने जो सवाल या मतलब जो जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, वो सूचनात्मक जो सूचना है उसमें एक ऐसी चीज को मांगी जा रही है जिसमें उससे एक एनालिसिस मांगा जा रहा है। मतलब क्यों उसने आदेश क्यों दिया, उस कारण से उसने इस बात को उठाया था। उसने ये नहीं बोला कि आप प्रश्नात्मक अगर सवाल करेंगे तो आपके आवेदन को इनकार आपके कर पास दिया ऑर्डर जाएगा, है डिनाई देवेंद्र कर जी? दिया जाएगा। आपके पास चेल्सा पिंटू वाला ऑर्डर है? है सर, है। मैं पढ़ा हूं, कई बार इस्तेमाल भी किया हूं। कई लोगों ने जब इस तरीके की बातें देखिए, की हैं मैं तो बता उसके रहा हूँ, नहीं, आपको शायद कहीं मतलब गैप हो रहा है। नहीं, मैं उसमें कोट उसमें कर रहा हूँ, देख इसमें लीजिए।
उसमें ये आदेश कहाँ है कि प्रश्नात्मक होगा तो नहीं करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। उसमें थोड़ा सिर्फ सुन, क्यों का उसमें है क्यों नहीं, उसमें क्यों नहीं कहा है, और क्यों का एनालिसिस आप करिए, आपका नहीं तो निजी क्यों हिसाब का से अलग एनालिसिस, बात है। क्यों क्यों का यहाँ साफ एनालिसिस लिखा है, सिर्फ व्हाई क्यों आप के पूछ लिए नहीं इस्तेमाल सकते। करें ना, कि कब अरे कहाँ के लिए क्यों अरे कर रहे हैं? नहीं मैं बोला आप व्हाई कि व्हाई किस नहीं लिख स्थान सकते। में कब बैठक हुई थी, किस तारीख को बैठक हुई थी, अगर ऐसा किसी ने सवाल किया है, जानकारी चाहिए, तो देखिए गलत सर, कैसे हो देखिए सकता है? देवेंद्र जी, आई रेस्पेक्ट सर योर सवाल ओपिनियन, लिखित में मांगिए या डिस्पाइट इट मौखिक इज, मौखिक पे? एक मिनट सवाल तो सवाल है, रुकिए। जवाब तो देना चाहिए। नहीं, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको, सवाल नहीं देखिए, पूछ सकता, रिजेक्ट कर क्यों देगा नहीं सीधा। अधिनियम की मना धाराओं कर में ये देंगे। बात नहीं आएगी कि प्रश्नात्मक जानकारियां नहीं दी जानी है, जब तक एक्ट में ऐसी कोई वॉल्यूशन या रोक नहीं है। एक्ट कानून के जो अलावा है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट जो है, जजमेंट, हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय इस आधार जजमेंट, पे देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट क्या है, जजमेंट इज मामले आल्सो के समथिंग। भौतिक स्तर को देखते हुए निर्णय देता है। संविधान का आर्टिकल 143 पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, दैट इज आल्सो ए लॉ। तो केवल अधिनियम सब कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2-3 आ चुके हैं जिसमें नहीं उन्होंने नहीं, लिखा है कि तो वहां मटेरियल पे फॉर्म में सूचना प्रश्नात्मक की एग्जिस्ट बात, करनी चाहिए। ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है कि एक नया जो है विधि बन गया कि उसमें प्रश्नात्मक जानकारी नहीं मांगना है। वहां पे जो विषय आया था, वो विषय आया था क्यों, वहां पे ये डायरेक्शन नहीं दिया है कोर्ट ने कि आप प्रश्नात्मक जानकारी नहीं मांग सकते हैं, प्रश्नात्मक जानकारी मांगने पे सूचना नहीं देना, इनकार करना सही है। ऐसा सूचना आयोग के सैकड़ों जजमेंट में मैंने पढ़ा है, सैकड़ों डिसीजन मैं मैंने पढ़ चुका हूँ सैकड़ों जिसमें लिखा है जजमेंट में प्रश्नात्मक नहीं होने मांगी या जानी नहीं चाहिए। हमने भी कई जजमेंट पढ़ा है जिसमें इस बात को क्लियर कहा गया है कि किस, कब, कहाँ, जो सूचना के रूप में हो सकती है, किसी सामग्री के रूप में जो मौजूद होगी, वहां पे ये बात अप्लाई नहीं होती है। बिल्कुल वो बता चुका हूँ, पहले मैंने सामग्री है बताया, तो पहले उसमें प्रशासक मैंने कैसे हो गया? एग्जैक्टली 100% वही बात बताई जो देवेंद्र नहीं अग्रवाल तो ने कहा कि प्रश्नों आप का इसमें एक जो उत्तर, कंटेंट आप इस्तेमाल करें कि नहीं, प्रश्नों प्रश्नात्मक का के लिए उत्तर इनकार किया अभिलेख में, जाएगा, वो प्रश्नों का सही है, वो उत्तर, गलत है। प्रश्नों का ऐसी उत्तर सूचना के लिए अभिलेख में इनकार हो। किया जाएगा जो सामग्री के स्वरूप में ना हो। आप सुन ही नहीं रहे, मैं आपके फेवर में क्या बोल रहा हूँ। प्रश्नों का उत्तर अभिलेख में हो तो अभिलेख दिया जाना चाहिए, ऐसे भी जजमेंट है। तो प्रश्नों है का ना उत्तर सर, वही तो अभिलेख मैं में बोल है, रहा इसका हूँ। मतलब तो फिर मटेरियल ये फॉर्म बात में है। बोलना कि प्रश्नात्मक होने से इनकार कर देना सही है, ये अनुचित बात है। नहीं, जो मैंने ऐसा सामग्री बोला के ही नहीं रूप में कभी। ना हो। मैंने बोला कि पीआईओ इस चीज का फायदा उठाते हैं, आपका ड्राफ्टिंग सही ना हो तो। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ, प्रश्नात्मक है तो 100% कभी नहीं अब मिलेंगी। आप ऐसा कोई एकदम स्टेटमेंट सही नहीं कह किया रहे हैं मैंने। सर, मैं आपकी अब आप एकदम सही कह रहे हैं। वो मैंने सेल्सा जो बोला आप पिंटो उसको का मिक्स गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन देखो, जो है सभी लोग आयोग करते आ रहे हैं। अधिनियम में एक ही शब्द है, हेल्ड। हेल्ड मतलब धारित, और धारित क्या है? बस ये सीपीआईओ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड इंडिया एंड वर्सेस सुभाष कंट्रोल, चंद्र अग्रवाल में हेल्ड एंड कंट्रोल हेल्ड का दोनों की बात। जैसे नहीं, हेल्ड इनका जो नहीं, इनका जो दोनों है। अभी मैं एक कंट्रोल आदेश पे जो जा ही इन्होंने नहीं रहा, बताया पहले तो मैं दिल्ली हेल्ड पे हाईकोर्ट वाला, बता रहा हूँ। हेल्ड पे पूरा दिल्ली एक हाईकोर्ट के पैराग्राफ सुप्रीम आदेश कोर्ट ने में लिखा आप है। एक चीज देखेंगे, आप एक चीज जो दिल्ली हाईकोर्ट का वो दिया अभी इन्होंने एक आदेश का जो साइटेशन बताया विश्वास सर ने, उसमें एक उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि नहीं है ऐसा नहीं सुनने में आएगा। क्या इसके लिए जिम्मेदारी आपकी थी या नहीं थी, आप लेके दे, खोज के दे, बताएं, करके दे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो चीज उनके पास विधि के स्वरूप में वो चीज होनी चाहिए। अगर कभी कोई आदमी 401B में जाता है तो उसको क्षतिपूर्ति या कोई आदेश क्यों मिल जाता है मालूम है? वो नहीं, सामने वाले ने संधारित नहीं किया है, लेकिन फिर भी मिलता है निर्णय उसके पक्ष में। वो इसलिए आप मिलता है अलग क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, उसको रखना था। अगर वो देखिए, जो काम उसको करना था वो काम नहीं कर रहा है मैं दूसरे शब्द तो पे बात कर रहा हूँ। आप दूसरे क्लॉज पे जा रहे हैं, 2F के। 2F में लिखा है कि और अंडर एनी लॉ फॉर द सर टाइमिंग इन सारी फोर्स। कहानी आप उस 2F पे और कमेंट्री 2J कर पे रहे ही हैं और चलती मैं है। हेल्ड इस पे एक्ट बात की कर रहा हूँ। हम अलग इस अलग एक्ट शब्दों की की सारी बात कर रहे कहानी हैं। 2F और 2J पर इंगित है। आप इस बात पर विश्वास करते हैं ना? देखो, मोस्टली मैं सिर्फ ये बोल इश्यूज रहा हूँ कि हम 2F दोनों और अलग अलग 2J बात से कर रहे हैं। क्लियर मैं हो हेल्ड जाते शब्द पे अटका हुआ हूँ और आप जो है वो फॉर हैं। एनी मैं अदर बोल रहा लॉ हूँ सर, आप हेल्ड अधूरा पढ़ टाइमिंग इन रहे हैं, फोर्स, हेल्ड भी आप उसमें जा कंट्रोल भी रहे हैं। पढ़िए, हेल्ड एंड कंट्रोल भी पढ़िए, हेल्ड कंट्रोल के पे साथ कंट्रोल मैं भी बात ही पढ़िए, नहीं कर रहा 2J हूँ। आई एम कंट्रोल नॉट की टॉकिंग बात नहीं अबाउट कर दैट। मैं कंट्रोल पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ठक्कर वो सर, टॉपिक है ही मैं नहीं एक बात मेरा। बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल सेल्सा पे बोलो पिंटू तो मैं वाला कंट्रोल केस पे फिर मैं दूसरा केस